तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? अयुब आपसे बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई आ चुका है एक और बार, लेकिन इस बार हॉरर वीडियो के साथ नहीं आया। आज कुछ अलग करने वाले हैं हम। आज हम क्या करने वाले हैं मैं नहीं बताने वाला। आज हम क्या करने वाले, आज तुम सीधा जाके देखो कि आज हम क्या करने वाले हैं वीडियो में। चलो मैं बता ही देता हूँ यार। अरे यार, तुम्हारा भाई इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता है। तो आज हम देखने वाले नहीं है, सुनने वाले हैं। हाँ, आज हम हॉरर स्टोरियो को सुनने वाले हैं जो काफी लोगों ने सुनाई है और दावा किया है कि ये रियल स्टोरीज है। स्टोरी से मेरे को एक बात ध्यान आई, किसी के दादाजी से भाई भूत रात के 3 बजे बीड़ी मांगने आता है। भाई किसी के दादाजी ने भाई भूतों से लड़ाई कर रखी है होती है। तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हें सुनाया होगा या फिर तुम्हारे मम्मी पापा से सुना होगा तुमने। हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, मतलब जो ऐसी स्टोरी बताता है। जिसके घर में ऐसी स्टोरी कोई बताता है तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे कितने लोग हैं मेरे जैसे जिनको ऐसी स्टोरी को सुनने में मजा आता है। तो ज्यादा ना करते चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी रातों की नींदों को गायब करते हैं। वीडियो में दिखने वाली इस खौफनाक फैमिली ने तकरीबन 1000 लोगों की जान ले ली और रॉन्ग टर्न मूवी भी इसी फैमिली से इंस्पायर होकर बनाई गई है। 1950 में ओहायो के एक छोटे से टाउन में एक फैमिली रहती थी जिसे क्रो फैमिली कहा जाता था। क्रो फैमिली रेवनवुड फॉरेस्ट में मौजूद एक पुराने घर में रहती थी। उस टाउन के लोग क्रो फैमिली से नफरत करते थे क्योंकि उनके चेहरे आम इंसानों से थोड़े बदसूरत थे। इसी वजह से वहाँ के लोगों का मानना था कि क्रो फैमिली का ताल्लुक इनके टाउन से नहीं हो सकता। एक रात टाउन के लोग अपनी जहालत का मुजाहरा करते हुए क्रो फैमिली को मनहूस और उनके घर को लानती कहकर आग लगा देते हैं। क्रो फैमिली उस हादसे से बच जाती है और वो अपनी बेबसी और गुस्से में टाउन के लोगों से बदला लेने की कसम खाते हैं। कुछ साल बाद रेवनवुड जंगल के करीब हाइकर्स, ट्रेवलर्स और टाउन के कुछ लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग क्रो फैमिली के वार से बच जाते थे उन्होंने कहा कि क्रो फैमिली टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए उनका शिकार करती है और उन्हें खाती है। वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाते थे जो रेवनवुड फॉरेस्ट जाता था। उन्होंने जंगल में हर थोड़े फासले से जाल बिछाए हुए थे। जब भी कोई उनके जाल में फंसता था तो उसे देखकर वो हंसते थे और फिर उसे घसीटते हुए अंडरग्राउंड गार में खाने के लिए ले जाते थे। शिकार की जगह पर वो खून से रंगा हुआ एक कौवे का में एमिली नाम की एक लड़की क्रो फैमिली के चुंगल से बच जाती है, जो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने रेवनवुड जंगल गई थी। दोस्तों उसके सारे क्रो फैमिली का शिकार बन जाते हैं और जब वो एमिली के शिकार के लिए पीछे भाग रहे थे तो वो एक ही बात कह रहे थे, तुम लोगों ने पहले हमें जलाया और अब हम तुम लोगों को जलाएंगे। आज भी कोई रेवनवुड फॉरेस्ट के करीब नहीं जाता। वहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर उन्हें रात को जंगल से हंसने की और चुटकियां बजाने की आवाजें आती हैं। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि अगर रेवनवुड में आपको कौवे का पर दिखे तो मजीद आगे ना जाएं, क्योंकि वहाँ क्रो फैमिली आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। अगर ये स्टोरी रियल है ना तो भाई ये फैमिली काफी ज्यादा डेंजर होगी भाई अपने समय में। मतलब इंसानों को मार के खा जाना, सोचो जो इंसान को मार के खा रहा है वो कितना डेंजर होगा। और ये तो पूरी फैमिली थी। जिस टाउन के जंगल में भाई ये फैमिली रहती होगी ना भाई, वहाँ तो दहशत होगी बहुत ज्यादा। दिल्ली में एक जगह है, जो लोग दिल्ली से रहते हैं उनको शायद पता हो, जो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली की, जिसका नाम है संजय वन। संजय वन एक्चुअली दिल्ली में फैला हुआ बहुत बड़ा जंगल है, पर इसकी बैक स्टोरी ऑफ माय गॉड इतनी ज्यादा भयानक है। यहाँ से इतनी घटनाएं सामने आ रखी है जिसको सुन के आप टोटली शॉक्ड हो जाओगे। जितने भी लोग रात को वहाँ से आते हैं, हर इंसान एक बार तो जरूर कहता है कि वहाँ हमने एक औरत को देखा जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। हर किसी को सेम टाइम पे हर रोज कैसे सेम इंसान दिख सकता है। लोगों का ये कहना है कि वो औरत जो है बहुत बुरी दिखती है और जंगल के बीच जो रास्ते होते हैं कच्चे, वहाँ भटकती रहती है। और कई सारे बाइकर्स का तो ये कहना है कि जब वो सड़क से लेके जा रहे होते हैं अपनी बाइक, तब वो औरत जो है वो अचानक से बीच में आके खड़ी हो जाती है। आपका पीछा भी कई बार करती है और जब आप भगाने की कोशिश करते हो गाड़ी तो साथ साथ में आती है और एक टाइम पर गायब भी हो जाती है। एक दो हर किसी को चिंता की बात तो है। अब दिल्ली के लोगों, इतनी हॉन्टेड जगह है आपके दिल्ली में, क्या आप जाना चाहोगे? अगर दिल्ली से हो तो कमेंट करके बताओ, क्या मुझे जाना चाहिए? शायद वो लोगों का इसलिए पीछा करती होगी, शायद उसको लिफ्ट की जरूरत होगी। अगर ये दिल्ली की रियल हॉरर स्टोरी है ना तो दिल्ली वाले क्यों बैठे हो, जाओ और देख कर आओ। जो भी भाई दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं ना, जाओ देख कर आओ भाई। ये जुड़वां बहनें लड़कियां नहीं, शुद्ध शैतान थी। साल 1952 ब्लूम्सविल नाम का एक शांत छोटा सा शहर, और वहां रहती थी 2 जुड़वां बहनें, टेलर और डोरी। देखने में बिल्कुल मासूम, एक जैसी शक्लें, एक जैसी मुस्कान, जैसे कोई भी उन्हें देखकर यही कहे कि कितनी प्यारी बच्चियां हैं। लेकिन दरवाजे के पीछे उनका असली भाई ये कितनी लंबी और ये कितनी छोटी है। कुछ तब बदला जब एक नई लड़की मैरी जेन उसी मोहल्ले में आकर रहने लगी। बहुत जल्दी मैरी सबकी फेवरेट बन गई। लोग अब टेलर और डोरी की बजाय उसकी तारीफ करने लगे। जुड़वां बहनों को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक शाम टेलर और डोरी ने मैरी को जंगल के पास एक टी पार्टी के लिए इनवाइट किया। अगली सुबह मैरी गायब थी। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हफ्ते बीत गए और शहर में अजीब सी फुसफुसाहटें फैलने लगी। शक की निगाहें हर तरफ घूमने लगी, मगर कोई कुछ साबित नहीं कर सका। फिर एक रात टेलर और डोरी की माँ, जिसका नाम था अनाकोंडा, कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनकर रुक गई। उसने चुपचाप दरवाजे से कान लगाकर सुना, और जो सुना
उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। हमें एक और चाहिए। मैरी काफी नहीं थी। माँ डर के मारे कांपने लगी। वो दौड़ती हुई कमरे का दरवाजा खोलती है और वहाँ कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ 2 गुड़ियाएं बिस्तर पर बैठी ओ तेरी भाई। और डोरी की शक्ल वाली और एक तीसरी गुड़िया जिसकी शक्ल थी मैरी जैसी। तीनों गुड़िया सीधे उसे घूर रही थी। टेलर और डोग कभी फिर नहीं देखी। लेकिन जो लोग ब्लूम्सविल के जंगलों के पास रहते हैं, उनका कहना है वो अब भी वहीं है, उन पेड़ों के बीच, अपना अगला शिकार ढूंढती हुई। ओ तेरी भाई साहब। इस वीडियो के लास्ट में जो सिस्टर होती हैं 2, वो अपना भी गायब हो जाती हैं, पता नहीं कैसे। अगर ये रियल स्टोरी है तो भाई काफी ज्यादा हॉरर लगी मेरे को। अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो और अगर कोई आपसे लिफ्ट मांगे तो गलती से भी मत देना। ऐसा ही कुछ हुआ एक डिलीवरी बॉय के साथ। ये डिलीवरी बॉय एक ऑर्डर देके आ ही रहा होता है वापस कि उसे एक औरत दिखती है जो उससे लिफ्ट मांगती है। ये सोचता है कि रात का समय है, औरत है, तो शायद इसे इसकी मदद कर देनी चाहिए। वो उस औरत को अपनी बाइक के पीछे बिठाता है और बाइक चलाने लग जाता है। वो नोटिस करता है कि जैसे ही वो औरत उसकी बाइक के पीछे बैठती है, उसकी बाइक बहुत ही हेवी लगने लग जाती है। पर डिलीवरी बॉय इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो आराम से अपनी बाइक चलाने लग जाता है और अपने घर जाने लगता है। सबसे वियर्ड बात तो यह है कि डिलीवरी बॉय जैसे ही उस औरत को बिठाता है, वो नोटिस करता है कि हर आदमी उसकी तरफ घूरने लगता है। कुछ लोग तो उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। उसे बस अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज भी ज्यादा क्लियर नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे शायद हवा चल रही हो। और क्योंकि रात का समय था, ठंड की बात थी, तो वो भी इस बात पे ध्यान नहीं देता। पर उसी वक्त एक सरदार जी अपने ट्रक को लेके जा रहे होते हैं और वो डिलीवरी बॉय को देख के उसकी बाइक के आगे अपना ट्रक रोक देते हैं। जैसे ही वो उसके पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब डिलीवरी बॉय को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। जब वो अपने कंधे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसका आधा कंधा खाया हुआ था, जैसे किसी जानवर ने उसे वहाँ से काट दिया हो। जब वो सरदार जी से पूछता है कि क्या हुआ था, तो सरदार जी उसे ये बताते हैं कि तुम्हारे पीछे जो औरत बैठी थी वो तुम्हें खा रही थी और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा था। ऐसा सच में डिलीवरी बॉय के साथ हुआ था। वो एक औरत की मदद करना चाह रहा था, पर वो औरत एक छलावा थी। भाई साहब भाई किसी को लिफ्ट देना बंद करो। तुम भी किसी अनजाने व्यक्ति को ऐसे लिफ्ट ना दे देना। पता पड़े तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए और तुम अगले दिन हॉस्पिटल में पड़े हो। वीडियो में दिखने वाली ये बच्ची ना Secret सिर्फ for a इंसानों के लिए devil। दुआ करती थी, बल्कि ये शैतान के लिए भी दुआ करती थी। 2005 में मेक्सिको के शहर टिजुआना में 7 साल की बच्ची सोफिया रहती थी। वो हर रात को सोने से पहले अपने हॉल में बैठकर इंसानों के लिए दुआ करती थी और उसकी माँ दूसरे रूम से अपनी बेटी की इबादत सुनकर खुश होती थी। एक रात सोफिया की माँ ने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। सोफिया धीमी आवाज में कह रही थी, गॉड ब्लेस मामा, गॉड ब्लेस पापा, गॉड ब्लेस माय ब्रदर एंड ब्लेस लूसीफर टू। क्योंकि शैतान के लिए कभी कोई दुआ नहीं करता। वो लूसीफर के लिए प्रे कर रही है। उसके पास गई और उससे जो प्यार डेविल से होता पूछा है कि तुमने शैतान के लिए क्यों दुआ की। सोफिया ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, क्योंकि वो अकेला है। कुछ ही दिन बाद एक कार एक्सीडेंट में सोफिया की मौत हो जाती है। मारिया गरीब थी, इसलिए वो सोफिया के जनाजे के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो एक सस्ते से कॉफिन में सोफिया को दफनाने लगी थी। तभी वहाँ काले सूट में एक लंबा आदमी आता है। वो आदमी मारिया से कुछ नहीं कहता। वो मारिया के हाथ में एक साइन किया हुआ चेक देता है। उस चेक की रकम इतनी थी कि मारिया इजीली एक अच्छा कॉफिन, फूल और दूसरी चीजें खरीद सकती थी। मारिया बहुत हैरान हो गई और उसने उस आदमी से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी मारिया की तरफ देखता रहा और फिर उसने कहा, एक सोफिया ही थी जिसने मेरे लिए दुआ की थी। ये कहते ही ओ भाई, लेकिन वो तो डेविल के लिए प्रे करती थी। पर पहुंचते ही गायब हो गया। और इस बंदे को जब कैसे मारिया ने पता? चेक देखा तो उस पर सिग्नेचर की जगह सिर्फ एल लिखा हुआ था। मारिया ने ये बात जब एल बाकी मतलब से शेयर की, तो लूसीफर। उसने इस टॉपिक पर बात करने से मना कर दिया। 2 ही दिन बाद उस कब्रिस्तान के फ्यूनरल डायरेक्टर्स कहीं चले गए। कहा जाता है कि आज भी सोफिया की कब्र के करीब कोई फूल नहीं उगता, लेकिन अक्सर आधी रात को वहाँ लोकल्स को सोफिया की कब्र के पास काले सूट में एक आदमी बैठा हुआ दिखता है जो धीमी आवाज में कुछ बोल रहा होता है। आपको क्या लगता है कि वो ब्लैक सूट वाला आदमी कौन होगा? भाई साहब, वो लड़की एक डेविल के लिए प्रे करती थी। अरे रियल है तो काफी ज्यादा हॉरर है और काफी ज्यादा अच्छी है। इसको अगर रेट करना चाहोगे तो 10 में से 7। इस स्टोरी को सुनने के बाद डेफिनेटली तुम्हें गूज़बम्स आ जाएंगे। सो ये स्टोरी है एक कपल की जो कि आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाई किया करते थे। एक दिन ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हस्बैंड होता है वो गुस्से में अपनी वाइफ को मार देता है। ओ, जब ये सब होता है उस टाइम उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया। स्कूल गया हुआ था। अब हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर उनका बच्चा आएगा, जब वो अपनी मॉम के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। जब वो बच्चा वापस घर आता है तो वो अपनी मॉम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछता है। पूरा दिन नॉर्मली बीत जाता है। जब रात में वो डिनर कर रहे होते हैं तब वो बच्चा अपने डैड की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। उसके डैड पूछते हैं कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब जब वो बच्चा बताता है, उसे सुनने के बाद उसके डैड के होश उड़ जाते हैं।
वो अपने डैड से बोलता है कि डैड, आप सुबह से मॉम को अपने कंधे पर बिठाकर क्यों घूम रहे हो? ओबे तेरी भाई ये क्या था? अगर ये रियल है तो इसको रेट मिलेगी 10 में से, हाँ ये 9 मिल सकती है इसमें से, क्योंकि ये थोड़ी लास्ट में ना हॉरर हो गई थोड़ा। ये कहानी है एक लड़की की जो ओहायो में पैदा हुई, लेकिन दावा करती थी कि वो कभी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की दासी थी और उसकी यादें इतनी असली थी कि सुनकर रूह कांप जाए। साल 1963 ओहायो के एक शांत से कस्बे एशफोर्ड में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया एमिली। शुरू से ही वो अलग मेरे को थी, तो इसकी आंखों बहुत से डर छोटी लगा है थी। यार। जब अचानक एक दिन अपनी माँ से बोली, मैं पहले मिस्र में रहती थी, मैं क्लियोपेट्रा की नौकरानी थी, माँ मुस्कुराई। सोचा बच्ची की कल्पना है, लेकिन एमिली ने ये बात सिर्फ एक बार नहीं कही, वो हर दिन यही दोहराती रही। समय बीतता गया, लेकिन उसकी बातें और यादें और गहरी होती गईं। जब वो 6 साल की हुई तो उसने मिस्र की प्राचीन लिपि में चित्र और चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। ना किसी ने सिखाया, ना कहीं देखा। उसे वो महल याद था जिसकी दीवारें इत्र की खुशबू से महकती थीं, जिसकी फर्श ठंडी पत्थरों से बनी थी। वो हर बात ऐसे बताती जैसे उसी की जिंदगी हो। जब एमिली 18 साल की हुई, उसके माता पिता उसे मिस्र ले गए। वो बस देखना चाहते थे, कहीं ये सब सिर्फ कल्पना तो नहीं। लेकिन फिर जैसे ही एमिली ग्रेट पिरामिड्स के पास पहुंची, कुछ बदल गया। उसके कदम ठहर ठहर कर चल रहे थे, जैसे उसे रास्ते याद हों। वो उन जगहों की ओर इशारा कर रही थी जिनका जिक्र किसी गाइड बुक में नहीं था। वो गुप्त रास्तों से गुजरी, छुपे हुए कमरों के बारे में बात ओ करने लगी, तेरी वो भी भाई। इतनी डिटेल में जैसे अभी अभी वहां से निकली। और फिर वो एक जगह रुकी, एक छोटे से चेंबर की ओर इशारा किया और धीमे से बोली, यही मैं सोया ओ करती थी। उसके माता पिता भाई को सब कुछ याद है। उस जगह का कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं। कुछ ही दिनों बाद पिरामिड के अंदर एक गुप्त कब्र मिली। उसके अंदर थी एक मम्मी, नौकरानी की मम्मी, शाही वस्त्रों में लिपटी हुई, और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एमिली ओ का। भाई। उस कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन ठीक ऊपर एक अजीब सा प्रतीक खुदा था। वही प्रतीक जो एमिली बचपन से बनाती आई थी। उसके माता पिता के पास अब भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि एमिली क्लियोपेट्रा की वही दासी थी जो अब दोबारा इस धरती पर लौट आई है। मैंने सुना है काफी लोगों से कि लोगों को अपने पुराने जन्म की जो यादें होती है ना, वो किसी किसी को इस जन्म में याद रहती हैं।